अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मौजूद हैं लाहौर में और हमारे साथ हैं उस्मान नासिर जो दीपालपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। दीपालपुर इंडिया वाला नहीं, पाकिस्तान में भी दीपालपुर है। तो ये कराटे के बड़े खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी, एक मूवी भी आई थी इंडियन खिलाड़ी अक्षय कुमार की, इस तरह से कराटे में ये खिलाड़ी है। तो मुझे मिल गए, मैंने बोला यार मेरा लक है कि इस तरह के यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये आपका प्यार है संतोष भाई। इट्स यूर लव। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि कराटे का जो जोश है इनकी नसों में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में चाहूँगा कि हमारी जो अवाम है वो आपको देखना चाह रही है, आपको सीखना चाह रही है, आपसे वो जो डॉक्टरी वाला फार्मूला लेना चाह रही है। तो आप अपना तारुफ कराएं कि कहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हुई। मेरा नाम उस्मान नज़ीर है और मैं दीपालपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक देखा जाए तो एक थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, मगर अब बहुत तरक्की कर रहा है। ज़राअत के हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है और उस तहसील छोटे से इलाके से और ज़राअत के हवाले से बहुत बड़ी तहसील, वहाँ से ताल्लुक़। और बचपन से ये शौक़ था। इवन कि मैं 1 क्लास में था और मेरे स्कूल में एक डेमोस्ट्रेशन हुआ था कराटे का। तो कुछ लोग कराटे के आए यूनिफॉर्म पहन के, तो आके उन्होंने डेमोस्ट्रेशन देना शुरू किया। कुछ ने टाइल तोड़ी, कुछ ने मार्बल ब्रेकिंग, कुछ ने क्या कहते हैं उसके आइस ब्रेकिंग, कोई बाइक लेके दौड़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने कहा बंदा हो तो ऐसा हो, नहीं तो मतलब मजबूत, जिस्मानी, ज़हनी, हर तरह से। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी छोटी सी उम्र में ये शौक़ लग गया। तो मैं फिर आजू बाजू, आपको पता है प्यासा पानी मांगता है, और फिर प्यास से जो पानी जो तलाश कर रहा होता है उसे कुएं के पास जाना होता है, कुआं चल के नहीं आता। बिल्कुल। तो इसी तरह तलाश करते करते कुछ अरसा गुजर गया। तो उसके बाद फिर 2002 में एक मास्टर मिले, उनसे मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ भेजा। पहला दिन था और ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। स्टार्ट क्या हुई, 1-1.5 घंटा सिर्फ उन्होंने कहा जंप करते रहना है, और जंप करते करते 1 घंटा 40 मिनट गुजर गए। मास्टर ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, और बाद में पता लगा 2 घंटे की क्लास थी। और जब फिर मैंने उधर दोबारा चलना शुरू किया तो मैं एक से दूसरे कदम पे लड़खड़ा के गिर जाऊं। और 2002 में आपको पता है हमारा इलाका इतना मॉडरेट नहीं था। तो एक रास्ते में साइकिल वाला जा रहा था, कराटे क्लब हमारे से 2 किलोमीटर दूर था, 2 से 4 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर। सही। तो उसने मुझे लिफ्ट दी तो घर तक पहुंचाया। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, कुछ दिन फिर गुजर गए। करते 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 फिर हम इसी तरह ही कभी किस स्कूल में जाके डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, कभी किधर, कभी कहीं जा रहे हैं खेलने, कभी कहीं जा रहे हैं। तो छोटी सी उम्र थी तो शौक़ बड़े बड़े, शौक़ यही था मार्शल आर्ट्स का, और इसके अलावा ना कुछ आता है ना कुछ आगे करने की कोशिश की है। स्कूल पढ़ा, उसके बाद फिर यही कराटे का शौक़, आगे पढ़ने की कोशिश की। तो फिर आगे करते करते स्टडी के साथ ही ये काम मिल गया। वहाँ पे मैं एज अ मैनेजमेंट काम करता कैटरिंग में। तो जब मैं वहाँ गया तो कुछ अर्सा उनके साथ काम किया। वो भी फैमिली रिलेटिव्स थे, उन्होंने भी अलनूर के नाम से उनका है, और वो उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया मैं कोई बाहर का बंदा हूँ, मतलब लाइक अ फैमिली। और उन्होंने देखा मेरे वाले साहब बाहर थे, तो मेरे घर वालों ने भी कहा कि बच्चा ख़राब ना हो जाए तो इनके पास छोड़ते हैं। साथ साथ पढ़ता रहा, कभी मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ, कभी साइंस में जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ। तो पढ़ाई वढ़ाई समझ में नहीं आई। सही। उधर भी बहुत मार खाई, कभी कराटे की वजह से, कभी किधर। घर वाले भी कहते भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, लोग दोस्तों ने भी कहा भाई इसमें कुछ नहीं रखा। आपको पता ही है जिस तरह सिचुएशन होती है, गुजरती है। आप हर बंदे पे जो स्ट्रगलिंग मूड होता है, जो स्टार्टिंग मूड होता है, उसमें बंदा देखता है कि उसके साथ देने वाले लोग कम होते हैं। फिर कुछ मेरे वेल विशर भी हैं, उसमें से चंद एक नाम हैं, एक हसीब भाई हैं, उसके बाद वकास भाई हैं, अलवैद CNG के नाम से उनका है, और इस तरह का डिपार्टमेंट। और इसके अलावा भी चौधरी सुहेल साहब हैं UK से। और वो कहते हैं ना, लोग चलते गए कारवां बनता गया। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो वकास भी मेरे बड़े भाई के बड़े अच्छे दोस्त थे। घर वालों ने भी कहा भाई
वो इलेक्शन में खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें तब माने जब हमारा बच्चा सुधार दो। वाह। उन्होंने कहा ठीक है। मैं तब काम वाम छोड़ गया, सब कुछ छोड़ गया, रिलैक्स होके घर पड़ा हूँ। इलेक्शन आए, मैं भी सपोर्टिंग वोटिंग में चला गया। पहली बार वोट देना था, कभी दिया नहीं था। सही। तो घर वालों ने कहा भाई इसका कुछ कर दे। फिर क्या हुआ कि एक जगह पे काम था, तो वहाँ पे एक वैकेंसी खाली थी। तो मेरे टीचर ने कहा आप काम करोगे? मैं कहा ज़रूर, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिली कि यार काम करना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ चला गया स्पोर्ट्स टीचर, एज अ स्पोर्ट्स टीचर डीपीएस में मैं चला गया, काम करना शुरू कर दिया। सही। और वहाँ से काम करते करते फिर लोगों ने जाना पहचाना, क्लब भी साथ साथ चल रहा था टीचर का, और इससे पहले भी रूटीन में चल रहा था। मैं लाइक वहाँ पे एक क्लास में मॉनिटर होता है, मॉनिटर। इसी तरह मैं अपने क्लब में मॉनिटर था, सबसे सीनियर था और मास्टर का जूनियर था। तो मास्टर ने मुझे फिर उस नज़र से देखा कि यार इस बंदे में है कुछ है, कुछ है कि ये आगे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कभी टीचर के साथ बदतमीजी नहीं की, टीचर को टीचर समझाए, कभी टीचर की कुर्सी पे नहीं बैठे। मतलब इन चीज़ों से क्या आगे बढ़ते गए, टीचर ट्रेनिंग करवाता गया, आगे चलते 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 फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। आगे पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप आई ज़िंदगी में, जो मेरा पहला ख्वाब था। इससे पहले मैं एक हॉस्पिटल में मरीजों का खाना खिलाता था, उसी अलनूर कैटरिंग की तरफ से। अच्छा। तो फ्री हम खाना खिलाते थे, तो उन्होंने बहुत दुआएं दी। तो मेरे हिसाब से एक मरीज़ ने मुझे बताया कि जब हम दर्द में होते हैं मगर हम किसी को दुआ देते हैं उसको लगती है, हमें कम लगती है। तो फिर इस तरह सबकी दुआओं से पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिल गई। कैसे तैसे उन दिनों थोड़ा सा ट्रेंड बना हुआ था, दोस्तों का बातें शातें डेरे में होती रहती हैं, आपको पता है। तो उसी डेरे में बात हो गई, जी मैं रनिंग करना चाहता हूँ, मैं रनिंग, मेरा टेस्ट है उसमें रनिंग करनी है। तो फिर करते कराते उन्होंने कहा ठीक है करके दिखा दो। मैंने उनको बताया जी 24 किलोमीटर है, और सेम लाइक थिंग उकाड़ा 24 किलोमीटर, दीपालपुर से उकाड़ा 24 किलोमीटर। मैंने कहा मेरा टेस्ट तो है ट्रेडमिल पे, तो रनिंग मशीन पे आसान अल्फाज में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रोड भी उतना ही है, कर लो, इस पे रोड पे कर लो। हाँ। तो फिर करते कराते टाल मटोल करते करते विकास भाई ने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब ये कर दो, क्योंकि बात की है, मर्द वही है कि बात पूरी कर दो। फिर वो एक सीढ़ी बने, एक जरिया बने, और फिर हम, उनका नाम है राव विकास वहीद साहब। तो जब उन्होंने इस चैलेंज से मेरे अंदर का वो इंसान जगाया जो एथलीट बनना चाहता था, तो उसे रास्ता नज़र नहीं आता था कि वो कैसे बने। फिर जब उन्होंने थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की, मैं रोज़ों में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो रोज़ों में क्या होता था, सुबह उठते थे, सैरी करते थे, शाम को अफ्तारी। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप लाइट फील करोगे, खजूरें खाओ और लेमन जूस पियो, और साथ साथ आप वो क्या कहते हैं सैरी करो, तो आप लाइट भी फील करोगे, ट्रेनिंग भी कर पाओगे। डेली ट्रेनिंग थी 10 किलोमीटर। तो अफ्तारी से खजूरें और उसके बाद लेमन जूस और उसके बाद ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में भी लेमन जूस, थोड़ा सा एक लेमन डाला, 2 लेमन डाले, उसमें नमक डाला, टेस्ट डेवलप हो गया। डेली मेरे पार्क में मगरिब से इशा 1 घंटा ट्रेनिंग, 1 घंटे में 10 किलोमीटर करना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह वो करते 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 जब ईद आई, ईद वाले दिन मैंने कहा चेक तो कर लूँ इतनी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा भी हुआ है। तो ट्रेनिंग की तो पता चला कि मैं 15 किलोमीटर कर गया। 15 किलोमीटर। तो मैंने कहा मैं खुश हुआ। उसके थोड़े दिनों बाद 16 जुलाई 2016 और 18-20 जुलाई, तारीख याद नहीं है, एतवार का दिन था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे जगाया कि चलो भाई अब बात पूरी करने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने उठाया, तो वहाँ से ये कचहरी से भागना शुरू किया। कुछ लोग, थोड़े बहुत दोस्त जो थे साथ गवाह के तौर पे, कुछ बाइक पे, कुछ इस तरह। तो जब हम पहुँचे तो करते कराते मैं वो कर गया वहाँ तकरीबन 24 किलोमीटर 2 घंटे और 12 मिनट में। और जब मैंने देखा कि वाह, मतलब मुझ में है कुछ,
तो फिर मैंने आगे कराटे में भी इस तरह कोशिश करनी शुरू कर दी, और मैं उसमें मेरे नाखून के भी चोट लगी थी, नाखून टूट गए थे, राइट के थंब और 7 वाली फिंगर और लेफ्ट का भी ऐसे, क्योंकि वो लोकल जॉगर थे। सही। तो उसके बाद फिर हफ्ता तो फिर रेस्ट होगी, फिर भी मैं उनके साथ वॉक रनिंग डॉक्टर रॉ फैज़ान साहब, उनको मैं ट्रेनिंग करवा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी, तो उनका CSS इम्तिहान दिया हुआ था, अभी वो सन्नत और तिजारत में हैं, डॉक्टर रॉ फैज़ान साहब, पहले वो डॉक्टर भी हैं। तो मैं कुछ दिन चप्पल में आ रहा था, चप्पल में आ रहा था, तो वो कहते यार राव बाबर साहब हैं, बड़े उनके बड़े भी हैं, और माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा दिल है, जो इस जैसे नाचीज़ को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यार इसे जॉगर ला के दो। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला जॉगर था, नाइकी का जॉगर, वो उन्होंने दिलवाया। बड़ी कंपनी, तो प्यारी कंपनी जी, और मैं तो ऐसे जैसे हवा में दौड़ना शुरू हो गया, यानी कि पर लग मतलब मेरे तो पर लगे, मैं एक नॉर्मल पर्सन बंदा, एक मीडियोकर मिडिल क्लास बंदा, एकदम उसे नाइकी का जॉगर मिल जाए तो वो तो हवा में हो गया। तो फिर मैं वो पहन के भागता था, करते कराते आगे बढ़ते ट्रायल डेज आ गए, उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गई, उसके बाद फिर पैसों का प्रोसेस था, मैंने इधर कर उधर जा, इसके डेरे उसके डेरे, इसके घर उसके घर, करते कराते मेरी वालदा ने कहा, तो भाई हम तो इतने अफोर्ड कर नहीं सकते, और ना ही हमें कोई शौक है इतने पैसे ज़ाया करने का, खुद करो, अपनी हिम्मत पे खुद करो। 1 अक्टूबर से काम शुरू किया, 1 अक्टूबर या नवंबर, तो 1 महीने में मैंने 1 लाख और कुछ हज़ार मैंने कमाए नहीं भाई, लाइक अ स्पॉन्सर, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, इस तरह करते करते, और जो मेरे स्पॉन्सर हैं राव वकास वहीद साहब हैं, अलनूर वाले हैं, इस तरह इतिहाद वाले हैं, इस तरह करके बड़े बड़े नाम हैं, कुछ दोस्त अहबाब हैं, और इस तरह करके एक जो चौधरी सुहेल साहब हैं, इस तरह करके और दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, और इस तरह करके किसी ने हिम्मत दी, किसी ने दुआ दी, किसी ने पैसे दे दिए। इस तरह मैं वहाँ पे पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल पाया। तो जब पहली चैम्पियनशिप खेल पाया तो उसमें जब वापस आया तो आपको पता है इंजरी वगैरह हो गई। तो पहली चैम्पियनशिप पे एक बंदा था जिसने दिलासा दिया, कहते परेशान ना हो, कहते जो मास्टर होते हैं ना वो अपने बच्चों को बड़े पहलवानों से लड़ाते हैं कि उनका जिगरा दिल बड़ा हो कि आगे बढ़ें। तो इसी तरह फिर वो रास्ता चल दिए। फिर थोड़ी सी इंजरी हुई, फिर घर आया, रेस्ट की, करते कराते ना इधर देखूं ना उधर देखूं, मतलब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर चलते चलते फिर मेरे टीचर ने कहा यार एक आप जाओ इंटरव्यू दो। तो मैंने कहा यार मतलब मेरा तो कुछ इस तरह का लेवल नहीं है कि मैं इंटरव्यू पहली बार देना था। और जब मैं पहुंचा तो मैंने एक देखा, हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में एक कमरा था, उनसे बात की, मैंने उनको अपनी सारी दास्तान सुनाई और उन्होंने कहा कि जनाब आपकी आवाज़ हम उस कोनों तक पहुंचाएंगे जहाँ पे आवाज़ जब पहुंचती है तो फिर गूंज उठती है। तो फिर जब मैं पहुंचा उन्होंने इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू 24 आवर में वायरल हो गया। तो वायरल होने के बाद फिर मुझे कॉलें पे कॉलें, सेक्रेटरीट से, मिनिस्टर पंजाब से, रहता मूर भट्टी साहब, उनसे बात हुई। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि यार जो अकेला बंदा होता है उसके साथ अल्लाह ताला होता है। फिर जब मैं पहुंचा, लाहौर में कदम रखा तो उन्होंने तो कहा आप कब आ सकते हैं। जब मैं आया यहाँ पे एक टीचर मिले जिनका नाम है शफीकुररहमान कटाना साहब, आर्मी से रिटायर, और उनका भी जुनून हमारे जैसा कि हम उन्हें देख के और अपने आप में आग और लावा बनता गया। तो फिर उन्होंने भी हमारे साथ वो जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं ना, इसलिए इसे कहते हैं सपोर्ट्स कचहरी। सपोर्ट कचहरी का, हाँ, सपोर्ट्स कचहरी का नाम दे दिया गया। मतलब लोगों ने थोड़ा सा हुट भी किया, यार ये क्या, कौन सी गेम है, वो भी नाम क्या होता है, वो भी नाम मैंने भी आज सुना है, ये वो भी नाम क्या है। इस तरह करते 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 कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी वहाँ कभी वहाँ। मिनिस्टर लेवल पे तो उन्होंने बहुत अच्छा अप्रोच की, मगर नीचे आके फिर वही वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो
उस टीचर की उम्मीद, उसने मुझे ट्रेन किया, उसने मुझे हिम्मत दी। देखिए आपको कोई चीज़ ना भी मिले, हिम्मत मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर उस टीचर ने मुझे ट्रेन किया, आगे रास्ता दिखाया, तो मैं आगे चलते 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 नेक्स्ट चैम्पियनशिप आ गई। और वो टीचर मेरे साथ भी गया, मेरी हिम्मत बना, और मैं इस मुश्किल रास्ते पे चलने का सहारा भी वही बने। अभी भी मैं जहाँ तक सरवाइव कर रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, और वो टीचर मेरी लाइफ का हिस्सा है। मतलब उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। और आपको पता ही है, जो आर्मी से आते हैं वो एक सादा लो इंसान होते हैं, फिर ये लोग उन्हें चलना सिखाते हैं, उनके साथ 2 नंबरियाँ करते हैं, उन्हें सिविल लाइफ का नहीं पता होता। आपने आर्मी में भी देखा होगा, वहाँ पे वो कहते हैं सिविल एंड आर्मी, ठीक है। सिविल की दुनिया और है और आर्मी की दुनिया और है। फिर उन्होंने हमें वही ईमानदारी, वही सच्चाई के साथ आगे लेके चले। और कुछ टीचर ऐसे भी मिले कि उन्होंने कहा कि जो एथलीट है और वली में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उनका नाम आबिद बॉक्सर है, ओलंपियन है। इस तरह के बहुत सारी शख्सियात भी मिली। और अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे और बढ़ने की, कि मैं नेक्स्ट चैम्पियनशिप पे जाऊँ। नेक्स्ट चैम्पियनशिप फ्रांस है, और आप भी दुआ करें, सब भाई दुआ करें कि मैं इसके लिए आगे बढ़ सकूँ। और मेरे टीचर की दुआएं भी हैं, मेरी वालदा की भी दुआएं हैं, और मेरे दोस्त अहबाब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं जब अनाउंस हो चैम्पियनशिप तो मैं वो पार्टिसिपेट कर सकूं। माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ है। शुक्रिया भाई, और भी आपके साथ बहुत बड़े बड़े सवाल मुझे करने हैं। जी ज़रूर। सवाल ये नेक्स्ट ये था कि इसके राउंड्स होते हैं, जिस तरह हम जिले लेवल पे, फिर जो तालका लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न और प्रोविज़न, सूबा लेवल, उसके बाद नेशनल लेवल, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल। उसमें कुछ स्टार्टिंग लेवल होता है 5 कंट्री से, इससे अबव, उसके बाद 15-20 कंट्री से अबव हो तो वर्ल्ड हो जाती है। अगर वर्ल्ड में 40-45 कंट्री से अबव हो जाएं तो ओलंपिक में चले जाते हैं। ओलंपिक, ये क्राइटेरिया होता है। तो इस अभी जो आप लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें खुशी की बात है कि सर जो उस्मान भाई हमारे पाकिस्तानी, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ का जो सामना करना पड़ा, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। देखिए, आपको तकरीबन मैं हूँ खुली किताब हूँ कि रास्ते में जो जो दुश्वारियाँ आई हैं, इसे और एक्सप्लेन करते जाएंगे, ये और बढ़ती जाएगी। देखिए, थोड़ा ये है कि इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता हमारे इलाकों में, जो शॉर्ट फॉर्म में जानते नहीं है, मेरे ख्याल, मेरा रीजन। देखिए, हमारे इलाके में जो हमारी अपनी माँ के जो खेले हैं वो दब चुकी हैं। सही बात। कबड्डी है, इसके क्या कहते हैं, पहलवानी है, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेडिशनल गेमें हैं वो भी सामने नहीं आ रही। पुराने गांव में या किस तरह चले जाएं, वांजू है, इस तरह करके रस्सा कशी है, इस तरह करके ये सारी गेमें दब चुकी हैं। ओल्ड गेम जो हमारी पाकिस्तान की है, पंजाब की हैं, ट्रेडिशनल गेम है। अभी लास्ट टाइम एक ये क्या कहते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, यहाँ पे हमारे कबड्डी की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है, ये पंजाब स्टेडियम लाहौर में। तो उसमें टोटल 12 कंट्रीज थी। तो आप देखें, मतलब इतने अरसे से जो गेम चल रही है, उसके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिर्फ 12 कंट्रीज आई हैं, सिर्फ वर्ल्ड। तो आप देखें कि, और हमारी जो नेशनल हॉकी गेम है वो दब चुकी है। बिल्कुल, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। स्पोर्ट्स की तरफ कोई आना नहीं चाहता। वो क्यों नहीं आना चाहता कि हमारे घर वाले, आप कहीं और ना जाए, मेरे घर वाले भी कहते हैं भाई स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, और कोई भाई तुम्हें अगर पढ़ना नहीं है और तुम्हें और कुछ नहीं करना तो तुम कोई काम करो भाई, या दिहाड़ी करो, ये वो करो। अगर आप स्टडी, हाँ, हमें खर्चा चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो वो तो अल्लाह ताला की टीचर की दुआओं की वजह से मैं तो कहीं स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर लग गया। तो हर बंदा उस्मान की तरह लकी नहीं होता कि एक अच्छा इदारा मिल जाए। देखिए, अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं होती, स्पोर्ट्स नहीं होती, तो मैं स्पोर्ट्स में ना आता, तो फिर मैं भी आज कहीं ना 300,000 पे दिहाड़ी कर रहा होता। ठीक है, हमारा जो लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है या इंटर लेवल है, इस पे ऐसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। हर बंदे को डिग्रेड किया जाता है। तो कोशिश करें कि जो जहाँ तक पहुँच सका है उसका हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाए, ना कि उसे डिग्रेड करके पीछे ले आए। और अपने पाकिस्तान जो भाई हैं वो मिल जाए, एक साथ हो जाएं। ये ना हो कि
हम सारे बिखरते बिखरते फिर जुदा हो जाएं और इस जाएं। चीज़ों का फ़ायदा जो दूसरे मुल्क मुल्क वो उठाएं, जैसे वो मीडिया के तौर पे उठा रहे हैं। जैसे हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट वेब सीरीज़ चली हुई हैं, ये जो लोग ये प्रॉन्स ये वो रे परे इस तरह की चीज़ों पे आ गए, कंफर्ट जोन में आ गए, हमारे मैदान वीरान हो गए हैं। बिल्कुल। इसलिए अगर जब तक हम अपने मैदानों में वापस नहीं जाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हम एक वो कहते हैं ना, एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो जब दिमाग तभी चलेगा जब हम सेहतमंद होंगे। उस्मान भाई मुझे ये बताएं, जिस तरह से आप तकरीबन 4-5 मुल्कों में गेम खेल के भी आए हैं, तो वियतनाम में और चाइना में आप गए नहीं हैं, लेकिन नहीं मैं वियतनाम में गए आप? वियतनाम मैं इंडोनेशिया गया हूँ जी, मलेशिया गया हूँ, उसके बाद मैं कतर गया हूँ, उसके बाद वियतनाम गया हूँ, उसके बाद कंबोडिया गया हूँ। तो ये वियतनाम की गेम है वुवीनाम। तो वियतनाम और चाइना में मैंने ये यानी कि ज़्यादातर देखी है जी वो खेली जाती है। एज अगर आपको कराटे वहाँ नहीं आते तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता आई थिंक। देखें आप, उस बच्चा जो एक मैट्रिक लेवल पे आता है, जब तक उसके पास ब्लैक बेल्ट नहीं होता तब तक वहाँ पे आपको मैट्रिक लेवल का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। तो वो माशरे तरक्की करते हैं जो सेहतमंद होते हैं। तो उसका खास रीज़न क्या है, यानी कि सक्सेस का खास रीज़न क्या है? देखिए उनकी मेहनत है, वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ चाइना, और आज पूरी दुनिया पे छा गया। तो रीज़न यही है कि उन्होंने खुद मेहनत की है, उन्होंने अपने घरों में संतें लगाई हैं, उन्होंने शर्म नहीं की कि हम ये जुराब बेच रहे हैं, हम कुछ बेच रहे हैं, हम ये कुछ बना रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इन चीज़ों से बाहर आना होगा, खुल के हमें सामने आना होगा। जब आज भी पाकिस्तान से अगर दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएं तो 18 एज से अबव जो है वो हर बच्चा काम कर रहा है, हर औरत काम कर रही है। तो वो मिलजुल के अपने घर को चलाते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बंदा कमा रहा होता है, 5 खा रहे होते हैं। तो इसलिए हमें मिलजुल के, जैसे हम घर को चलाते हैं वैसे ही हम कोशिश करें कि हम मिलजुल के इस मुल्क को, ये जो यूथ है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग नौजवान हैं। अच्छा, और आप जैसे 5 कंट्रीज विजिट किए हैं, तो पाकिस्तान के अलावा क्या अलग वहाँ देखा, सीखने की चीज़, वो जो हमें पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहिए वो? सर देखें, सबसे पहले तो हमारी जो फूड है उसमें सबसे ज़्यादा 2 नंबरी चल रही है, तो ये ठीक होना चाहिए, हमारी बेसिक नीड ये है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे हम जो खाते हैं वो भी 1 नंबर वो नहीं है, हम नेचर के करीब नहीं है। जब तक हम नेचर के करीब नहीं है हम तबाह से तबाह होते जाएंगे, अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हमारे पाकिस्तान में हर चीज़, देखिए हमारे पास जो गाड़ी आती है वो 3 डिब्बा गाड़ियाँ जो आती हैं उसमें एयर बैग तक नहीं है। अगर यहाँ से बचेंगे वहाँ मारे जाएंगे, सेफ्टी है ही नहीं है। उसके बाद हमें ये जो रोड पे सिग्नल हैं ये इस तरह करके हैं, हमें गाइडलाइन होनी चाहिए, इससे नज़दीक ये निज़ाम बेहतर होना चाहिए। बाहर के मुल्कों में अगर आप चलान एक बार सिग्नल तोड़ते हो 2-2.5 लाख पाकिस्तानी जुर्माना हो जाता है। अगली बार सिग्नल तोड़ने तक बंदा सोचता रह जाता है ये मेरा आखिरी बार है। अच्छा, और मुल्कों में आपने भी देखा, हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई नई चीज़ बना देता है या कोई नई चीज़ क्रिएट करता है या इन्वेशन होती है, उसको खुद उनका पीएम आके, प्राइम मिनिस्टर आके उसको यानी कि इनाम देता है या उसको फुल सपोर्ट करता है। हमारे मुल्क में मैंने ये भी देखा है, एक बंदे ने कभी कोई ऐसी नई चीज़ बनाई है तो उसको पुलिस आके गिरफ्तार कर लेती है। तो ये निज़ाम कैसे ख़त्म करें? देखिए हमारे पाकिस्तान में तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर तो कम है, यहाँ पे असेंबल की जाती हैं बस। हम वो भेड़ों वाला हिसाब है कि भेड़ें एक चरवाए के पीछे चल रही हैं। आपकी नज़रिए से इसका जड़ कहाँ पे? कौन, अवाम खुद गलत है, हमारे हुक्मरान गलत है, क्या लगता है? देखिए ना कि अवाम गलत है। अगर अवाम कोशिश कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है कि चीज़ें बनाए और आगे हमारी मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में अपनी बनाई हुई चीज़ें भेजें, तो क्या होगा, हमारे पैसे रुपए की ताकत ज़्यादा बढ़ेगी और फिर दूसरी जो कंट्रीज़ के जो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, वो नीचे आएंगे, हमारा रुपया मुस्तक़िम होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम खुद बनाएंगे नहीं कुछ, हम क्या बेचेंगे? हमारी ज़राअत के हवाले से थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ये जो एग्रीकल्चर के हवाले से काम हो रहा है, दूसरे हवाले से काम ही नहीं हो रहा। हमने तो अपना तक साइकिल बड़ा मुश्किल बनाया, उसकी भी चीज़ें चाइना से आती हैं। तो हमारी खुद की एक इंडस्ट्री होनी चाहिए जो हमें ऊपर लेके आए, हम नीचे नहीं। हम पे जो कर्जा होता है, आज हम पे कर्जा है जी 1000, और थोड़े दिनों बाद डॉलर, पाउंड, यूरो जब ऊपर जाता है, वही कर्जा हमारे पे ऊपर लाख हो जाता है।
अभी ये भी एक पैदा होने वाला बच्चा उसमें कर्जा। दो 2.5 लाख रुपए का कर्जा ही है, पैदा होने से पैदा होने से पहले ही। पहले ही कर्जा है। जब वो पैदा होगा तो क्या सीन है। सही है। उस्मान भाई आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अच्छा, कराटा आपने आपके यानी कि पूरे ज़मीर में है कराटा और उसके बाद है मार्शल आर्ट, ये दोनों अलग चीज़ें हैं एक ही चीज़ है? देखिए जैसे एक पेड़ है, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट। तो उसे एक वर्ल्ड एजुकेशन कंप्लीट करता है। अच्छा, इसी तरह मार्शल आर्ट्स यानी एक कि वर्ड है। एजुकेशन के जो स्पेलिंग करते हैं तो सारे वर्ड्स जाके सारे जैसे कोई MBBS है, कोई इंजीनियर है, कोई इस तरह करके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन उसे एक लफ्ज़ कंप्लीट कर देता है। और सारे उसके डिपार्टमेंट हैं, कोई आर्ट्स है, कोई साइंस है, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। इसी तरह मार्शल आर्ट्स भी एक ऐसा वर्ड है जो सारी मार्शल आर्ट कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाती है। वाह, ज़बरदस्त। तो इसकी बुनियाद थोड़ा सा आपको इल्म होगा, कहाँ से स्टार्ट हुई मार्शल आर्ट? देखिए हमने तो ज़्यादा तो इतना नहीं, हमने तो ज़्यादातर हम ब्रूस ली को देखते हैं। ब्रूस ली को देखते हैं, वो चाइना से है। सही। देखिए चाइना, जापान, कोरिया, इस तरह करके एक दूसरे को कंट्री देखें। हमारे अगर हमें पाकिस्तान में देखा जाए तो झारा पहलवान, गुंगा पहलवान, ये मैंने काफ़ी दफ़ा बुक्स देखी हैं। हमारी एक्सरसाइज ब्रूस ली ने भी की है, झारा पहलवान की, उनकी मैंने बुक देखी, ऊपर डिटेल थी और वो एक्सरसाइज अप्लाई कर रहा था। तो हम अपनी चीज़ों को खत्म कर रहे हैं, एक्सप्लोर नहीं कर रहे, उन्हें खत्म कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं हमारी चीज़ें कर करके, हमारी खुद की। ठीक है, हम जो यहाँ पे चीज़ करते हैं वो कोई कॉपी करके आगे कर लेता है, उसके बाद वो फेमस हो जाता है, वो वर्ल्ड फेमस ब्रूस ली। और हमारा झारा गूंगा पहलवान, उन्हें जब तक खुराक अच्छी मिलती रही तो वो एक वैड़े जैसे थे, और आजकल तो भेड़ बकरियां बने पड़े। बिल्कुल, आपसे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखी। और कोई टिप्स देना चाहो एज ए मार्शल आर्ट के हवाले से? और आपने ये भी सवाल किया, ये भी बताया था कि अगर आप ये सीख लें तो आपको डॉक्टर के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए आप जो है मार्शल आर्ट्स है, अगर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आप बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। ना आपको मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ेगा। आपकी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आपके खाने, पहला होता है कि आपकी जो फूड है, ठीक है, न्यूट्रिशन है, उसके बाद आपकी पूरी जो अपनी डाइट है, उसके बाद है आपकी रेस्ट है, उसके बाद ट्रेनिंग है। इनको अगर आप मैनेज करके चलें तो आप बीमार नहीं होते। ग्रेट बात की उस्मान भाई। मैंने ये भी देखा है कि मेरे बड़ों ने कहा कि आपको कितनी भी तकलीफ हो, आप कोशिश करें कि आप मेडिसिन से ज़्यादा दूर रहें। और जिस तरह से अगर हमारे मुआशरे में ये होता है कि अगर आपको सर में दर्द होता है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त की कुव्वत हमारे लोगों में कम हो गई है। इसको मुझसे आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी देखिए हमारे यहाँ पे लाहौर में है, हमारा भी तारुफ मार्शल आर्ट्स के ही प्लेटफॉर्म पे हुआ था। बाबर राजा साहब हैं, वो एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म को आगे लेके जा रहे हैं। ताहिर साहब हैं, इस तरह करके काफ़ी सारे लोग, ताहिर तनवीर साहब हैं, और आप जैसे दोस्त भी, आप भी इसे आगे लेके जा रहे हैं, आप भी इसे एग्रीकल्चर में शामिल हैं। और कुछ दोस्त हैं, फात भाई हैं, इस तरह करके जो हमारे से मतलब हमारे साथ जो हमारे दायरा कार है दोस्तों का है, उसमें मार्शल आर्टिस्ट है, ये न्यूट्रिशन है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि मतलब हमें दवाइयों से ज़्यादा बेहतर है कि हम न्यूट्रिशन वाली साइड पे है, हम नेचर के करीब हों और हम इन चीज़ों से अपनी दवाई हासिल करें, ना कि वो मेडिसिन जो पाउडर बना के उसे स्टेबल करके टिक्की बना के हम तक पहुंचाया जाता है। और जो एक दवाई खाते हैं और एक मर्ज ठीक होती है, उस मर्ज को ठीक करने के लिए दूसरी को तीसरी को चौथी, फिर बाद में हम कोई 5 साल ये यूज़ करते रहते हैं, 5-10 साल बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है, जी आप में ये फिंगर जैसे 5 उंगली है, 5 बीमारियां लग गई हैं। उसके बाद कहते हैं ये स्टमक आपका काम करना छोड़ गया है, दिल काम करना छोड़ गया है, गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं, अब तो सांस भी नहीं आ रहा, अब तो आखिरी दिन चल रहे हैं, और वो फिर सारे दिन दर्द में गुजरते हैं। सही। तो दर्द में आराम के लिए बेहतर है कि हम शुरू से इब्तिदा अच्छी करें। अच्छा, मेडिसिन को जो अप्लाई ज़्यादा करते हैं उनके लिए भी बड़ा प्यारा मैसेज देंगे और प्यारी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे उस्मान भाई। आप ज़्यादातर किस चीज़ों को यूज़ करते हैं? एज ए आप ट्रेनर हैं और मार्शल आर्ट खेलते रहते हैं। देखें, अगर आपको चोट लग गई है तो हम तो वो पुराना ही वो तरीका आजमाते हैं, अंदरूनी चोट है तो दूध में हल्दी डाल दी और पी लिया, ठीक है, खत्म हो गई, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। सही हो गया।
देखिए आपकी जिस्म में हीलिंग पावर जितनी ज़्यादा तेज़ होगी, मार्शल आर्ट्स में यही तो होता है। अगर आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं रेगुलर रूटीन पे, तो आपके अंदर की हीलिंग पावर ज़्यादा होती है। सही। अगर आप ट्रेनिंग या कोई भी काम नहीं कर रहे, आप फिर आपकी हीलिंग पावर उतनी स्लो होती जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें। आप किसी भी फॉर्म में करें, आप काम कुछ ना कुछ तो करें, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ें। अभी जो मुझे आपने काढ़ा पिलाया उसकी तो रेसिपी बताएं, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखें ये हर घर में दस्तयाब है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ा सा एक इतना सा पीस ले अदरक का और दालचीनी का, यानी नेचुरली जो चीजें नेचुरल घर में मसाला चाय, इसको मसाला चाय के नाम से भी है, कावा के नाम से भी है। उसके बाद इसके अंदर लौंग है, सौंफ है और सब्ज़ इलायची छोटी है। और अगर आप अदरक की जगह अगर आप कोई और ग्रीन टी पेशावरी कावा डालना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं, और उसके बाद जैसे नेचुरली उसे गर्म करें, उसके बाद फिर साथ गुड़ रखें और खाएं और पिएं। आपको पता है कि ये तो हम थोड़ा चस्का टाइप, ये पाकिस्तान, इंडिया और ये थोड़ी सी कंट्रीज़ हैं जिसमें हम चस्का टाइप करते हैं। चाइना में हर जगह पे आपको गर्म पानी मिलेगा। गर्म पानी का क्या फ़ायदा है? देखिए गर्म पानी अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आपके नाखून से लेके आपके सर के बाल तक आप सेहतमंद रहेंगे। आपको पानी ज़रूरी है। यानी कि वहाँ गर्म पानी मिलता है? जी जी, आप पानी का तो आपको पता ही है, एक 100 kg का बंदा है, 92 kg तो उसके अंदर पानी है, 8 kg हड्डियाँ गोश्त है। आप सोचें कि पानी का कितना किरदार है। सही। तो गरम से क्या ताल्लुक है उसका? देखिए गरम, देखिए हमारे जब हम सुबह सुबह एक जिस्म है, जैसे हम गाड़ी है उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं, चलती है। पहले थोड़ा सा गर्म करते हैं, है ना, कोई 2 4 5 मिनट, उसके बाद फिर हमें लगता है कि यार अब चलाने के काबिल हो गई है। इसी तरह अगर हम सुबह उठते हैं तो गर्म पानी अगर कर लें और वो थोड़ा सा पिए, उसके बाद एक गिलास मैक्सिमम 1 गिलास पी लें और आप उसके 1 घंटे बाद नाश्ता कर लें, तो पहले इंजन स्टार्ट होगा, उसके बाद अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इट मीन्स के हमारे जो पाकिस्तान में सब जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे गर्म पानी होना चाहिए। एग्जैक्टली जिस तरह से चाइना में है वो, इसीलिए तो सेहतमंद है। वाह, बिल्कुल बड़ी, यानी कि ये सेहत का उनका सक्सेस। दुनिया की लार्जेस्ट सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना है। चाइना और इंडिया में थोड़ा ही फर्क होगा। 32 उनके डिस्ट्रिक्ट सुबह हैं। इनके इंडिया के मेरा ख्याल 32 या 36 है। 32 है जी। तो आपसे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि आज पता चला कि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और रियली दिली सुकून मिला आपसे बात करके। अल्लाह आपको और कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहूँगा लास्ट मैसेज हमारे दोस्तों के लिए आपको क्या होगा? लास्ट मैसेज ये है कि आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग उठें और अपने आप को शामिल करें उन लोगों में जो सेहतमंद हैं, कामयाब हैं, और सबसे यही है कि आप ट्रेनिंग करें। और मैं इंशाल्लाह कुछ हफ्तों तक, कुछ मंथ तक मैं यूट्यूब चैनल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उस यूट्यूब चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर फ्री ट्रेनिंग दूँ, मतलब मैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग लेसन वगैरह स्टार्ट करूँ और उस ट्रेनिंग से लोग अपने घर बैठे फ़ायदा हासिल करेंगे। और जो कुछ ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं कुछ, वो हमारे पास आएँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपने लिंक शो कर दिया है, तो आप हमारे पास आएँ। आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करना शुरू कर देंगे इवन के फ्यू वीक्स में। सर मैं तो कर रहा हूँ अभी, आपका कावा जो है ना वो जादू कर गया है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कुछ, एक बार फिर से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।